है। आज हमारा चैप्टर है जो उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, ये हमारे कौन से का टॉपिक है, एसी एंड डीसी ब्रिज का। तो उनके वो डिफरेंस थे वो सब हम देख चुके हैं कि डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, और एसी के अंदर वेरिएशन। तो उनके एग्जाम्पल थे ट्यूनेबल, एम्पलीफायर वगैरह। ठीक है, और इस डीसी के थे गैल्वेनोमीटर एंड केल्विन डबल ब्रिज। अब यहाँ देखते हैं कि इंडक्टेंस में क्या, इंडक्टेंस ब्रिज नेम कौन कौन से होते हैं इंडक्टेंस टाइप के। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज फर्स्ट ब्रिज है जिसको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, दो यहाँ पे क्वांटिटी है, जो एक तो है एल और एक आर एक्स। ठीक है, दोनों क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, तो और इनको मेजर कर रहे हैं किन के रेस्पेक्ट में। ये अपने पास नॉन वैल्यू है जो देखिए R2, L2, R4 और R3। ठीक है, और ये LX RX मतलब L1 और R1 ये हमें क्या निकालनी है। अब इसमें देखते कैसे निकालते हैं इनको। जो इस वाली जो आर्म्स होती है ना, जैसे कि अपने पास फॉर्म कैसे होता है, अपन P उसमें लेते हैं पोटेंशियोमीटर बैलेंस कंडीशन में PQRS। ठीक है, तो ये वाली जो भुजाएं होती है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन PS इक्वल टू QR होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इनके से जो अपन इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, मतलब R प्लस J ओमेगा L मल्टीप्लिकेशन R4 इक्वल टू अपन पर ये कहना है J ओमेगा L2 प्लस R2, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, R3 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं R3 से। इनके जो मल्टीप्लिकेशन से जो सॉल्व करके निकालेंगे तो R1 और L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। R1 की वैल्यू आएगी R1 इक्वल टू R2, R3 और R4, और L1 की वैल्यू आएगी L2 अपॉन R4 मल्टीप्लिकेशन में R3, मतलब L2 R3 अपॉन R4। ये इसके क्या बोलते हैं, इसके L1 और L2 की वैल्यू है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ जो मेजर करते हैं, जो कि क्या मेन इंपॉर्टेंट मेजर करवाते हैं इस वाले ब्रिज में, कि इसमें Q फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर कैसे देखते हैं हमारे इंडक्टेंस में, Q इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R। और L और R क्या है, अपने पास L1 और R1 जो अननोन वैल्यू हमने निकाली है ना, उनको वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसका क्या है, मतलब यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तीनों पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंडक्टेंस मेजर्ड बाय कंपैरिजन विथ वेरिएबल स्टैंडर्ड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस से। ये जो वेरिएबल इंडक्टेंस से कंपैरिजन करके हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं, इंडक्टेंस को। ठीक है, ये अपन देख लें यहाँ पे। अब इसके एडवांटेज क्या है, बैलेंस इक्वेशन इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो बैलेंस करेंगे ना, ये वाली इक्वेशन जो हमने बनाई थी, लाइक तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, तो R1 प्लस जे ओमेगा L1 मल्टीप्लिकेशन R4 इक्वल टू R2 प्लस जे ओमेगा L2 मल्टीप्लिकेशन R3, इनको इक्वल करके, जिसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स को इस वाली फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स से इक्वल कर देंगे, और जो इंडिपेंडेंट जो होती है विदाउट फ्रीक्वेंसी वाली, उनको एक साथ इक्वल कर देंगे। तो ये R1 और R4 है ना, R1 R4 इधर की साइड नॉन फ्रीक्वेंसी वाली, और इधर कितना है R2 R3 और R3। ठीक है, हमें निकालनी है R1 की वैल्यू, तो R4 को इधर भेज देंगे, तो ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, सेम ऐसे इनमें कंपेरिजन करेंगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद L1 की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, L2 अपॉन R4 मल्टीप्लिकेशन R3। ओके, तो यही इसमें बोला है, बैलेंस इक्वेशन इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, मतलब जो बैलेंस इक्वेशन है वो इंडिपेंडेंट होती है हमारी किससे, फ्रीक्वेंसी से, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा टर्म इसमें नहीं आ रही है। और इसमें कॉस्ट भी लो होती है। अब सेकेंड डिसएडवांटेज पॉइंट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग ऑफ Q फैक्टर। जो अपने पास क्वालिटी फैक्टर निकाल रहे हैं ना, उसको मेजर करने के लिए मतलब एक बेस्ट मेथड नहीं है। कौन सा, ये वाला मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। इसकी वजह से हम इस ये वाले ब्रिज को और वाले अदर ब्रिज है ना, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, उनमें मॉडिफाइड करते हैं। अब हमारा सेकेंड ब्रिज है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। इसमें क्या है, सेम वही L1 और L1 ये R1 है। ठीक है, L1 और R1 ये दोनों क्या है, वेरिएबल टर्म्स। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इंडक्टेंस था उसको हटा दिया है, इसमें इंडक्टेंस नहीं है इस ब्रिज में। और ये इनकी डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं, जो कि ये वाला ब्रिज की जो डायग्राम दे देंगे वो लोग क्वेश्चन के अंदर, और तुम्हें डायरेक्ट पूछेंगे कि R1 की वैल्यू निकालो। अब हमारे पास डायग्राम में तो हम फर्स्ट ये समझना चाहिए कि देख के कि हमें पहचानना आना चाहिए कि हमें कौन सा वाला ब्रिज दिया हुआ है। तो तुम्हें हर ब्रिज का डायग्राम है ना, मतलब रटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जैसे कि इसके अंदर R1 और क्या है, L1 और R1 दे रखी है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। R4 के पैरेलल में क्या लगाया हुआ है, एक कैपेसिटेंस। तो ये ब्रिज कौन सा है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। सेम इसमें देखते हैं कि इसमें यूज क्या होता है।
इंडक्टेंस मेजर्ड बाय कंपैरिजन विथ वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर। अब जो यहाँ पे तो पहले क्या लगाया होता है, यहाँ पर इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस से कंपेयर करके हम क्या निकाल रहे थे, इंडक्टेंस को, जो मेजर्ड इंडक्टेंस को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाया हमारे पास, कैपेसिटर, तो स्टैंडर्ड कैपेसिटर को कंपेयर करके हम क्या निकाल रहे हैं, L1, ओके। अब देखते हैं एडवांटेज क्या है। बैलेंस इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेम उसको बैलेंस करेंगे इन वाली इक्वेशन को, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी, इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू इनका दोनों का R2 R3 के इक्वल हो जाएगा। फिर जो भी फ्रीक्वेंसी वाली टर्म को एक साथ कर लेंगे, नॉन फ्रीक्वेंसी वाली टर्म को एक साथ कर लेंगे, जिससे कि जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आएगी, R1 और L1 की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी आएगी। तो एक तो ये है कि ये तो बैलेंस इक्वेशन इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, एक वन ऑफ द एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज ये, मेजर मीडियम क्यू मीटर ऑफ कॉइल, जो अगर मीडियम टाइप के क्यू मीटर अपन निकालना है, क्यू मीटर का क्यू फैक्टर निकालना है किसी भी मतलब कैपेसिटर का, ब्रिज का, तो कौन सा वाला जो अपन पास इंडक्टेंस निकालना है किस में, मीडियम रेंज का, तो कौन सा वाला ब्रिज लेंगे, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ओके। और इस वाले में, ये वाले में R1 कितना है, R2 R3 और R4 वो सेम रहेगा, और L1 कितना हो जाएगा इसमें, R2 R3 C4, ठीक है, इसमें होगा। तो इसमें अपने पास L1 की वैल्यू कितनी निकली है, R2 R3 C4। तो इसमें Q निकालेंगे, तो Q कैसे निकालते हैं अपन, Q का होता है ओमेगा L1 अपॉन R1, ठीक है। तो इसमें L1 की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा L1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, R2 R3 C4, ठीक है। इसमें मैं नीचे के लिए R1 कितना है, R2 R3 R4, ठीक है। तो R4 तो ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर R4 से ऊपर चला गया ये इधर, और ये R2 और R3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इससे। तो क्या बचा हमारे पास, क्यू फैक्टर की वैल्यू बची हमारे पास ओमेगा R4 और C4, किसका है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का क्यू फैक्टर है ओमेगा R4 C4। अगर हमारे पास डायरेक्ट ये वाला डायग्राम दे दिया, ठीक है, ये वाला हमारे पास डायग्राम दे दिया, तो ये पूछेंगे, इससे हमें समझ आ जाएगा कि कौन सा वाला ब्रिज है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है। और इसमें पूछा कि उसका क्यू फैक्टर कितना होगा, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यू इक्वल टू ओमेगा R4 C4, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो वेरिएबल कैपेसिटर है ना, जो C4 है, ये मतलब वेरिएबल कैपेसिटर बहुत क्या बोल कॉस्टली होता है, इसलिए कैसा हुआ है, कॉस्ट इज हाई होती है इसकी, ये डिसएडवांटेज पॉइंट है। थर्ड होगा हमारे पास हेज ब्रिज। अब ये हेज ब्रिज में भी सेम हम देखते हैं कि हेज ब्रिज का डायग्राम कैसा है। हेज ब्रिज का डायग्राम देखते हैं कि एक L1 और ये R1 तो दोनों सीरीज में लग रही है, जो तो अब तक हम देख ही रहे हैं, ठीक है। इसमें R2 और R3 भी सेम है। इसमें जो अपने पास पैरेलल लगाया ना इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पे, ये C4 पैरेलल में था R4 के, इसमें क्या है, दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो इसमें भी देख, इसमें भी क्या निकालते हैं, R1 और L1 की वैल्यू निकालेंगे। इसमें वो सेम देखा, इंडक्टेंस मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर। इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालती है, कंपैरिजन करते हैं वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर के, कंपेयर करके हम निकालते हैं L1 की वैल्यू। अब इसमें देखो, इसके एडवांटेज देखो, सूटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई क्यू फैक्टर ऑफ द कॉइल का हाई फैक्टर है, क्यू फैक्टर है, तो उसमें कौन सा वाला ब्रिज यूज करेंगे, उसमें करेंगे अपन हेज ब्रिज। मीडियम टाइम के अगर ब्रिज में कौन सा वाला मीडियम इंडक्टेंस क्यू फैक्टर है, उसमें कौन सा वाला इंडक्टेंस वाला ब्रिज कौन सा यूज करेंगे हमारे पास, उसे मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे तो हमें ये पता लगना चाहिए। इसके कुछ डिसएडवांटेज पॉइंट है। अब देखो, इसमें देख R1 में ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 का स्क्वायर C4 का स्क्वायर। सेम इसमें भी L1 में भी ओमेगा है, मतलब दोनों टर्म में क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये किस पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। तो यही एक डिसएडवांटेज है, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होना, मतलब एक फ्रीक्वेंसी एरर होती है किसके अंदर, हेज ब्रिज में। ये फ्रीक्वेंसी अंदर का एक एरर है, डिसएडवांटेज पॉइंट है। अदरवाइज एडवांटेज पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा क्यू फैक्टर किसका होता है, हेज ब्रिज का होता है। और इसमें वेरिएबल क्या है, कैपेसिटर, और कैपेसिटर की कॉस्ट बहुत, वेरिएबल कैपेसिटर की कॉस्ट बहुत हाई होती है, इसलिए कैसा है, ये इसका डिसएडवांटेज है, मतलब कॉस्ट इज हाई। और हमारे पास R1 और L1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, और इसमें ओमेगा L1 अपॉन R1 इनमें पुट कर देंगे तो इसमें क्या निकल जाएगा, हेज ब्रिज का क्यू फैक्टर, ओके। वैल्यू पुट करेंगे तो हेज ब्रिज का क्यू फैक्टर कितना निकलेगा, 1 अपॉन ओमेगा R4 C4। और इससे पहले अपन पास जो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का निकाला कितना आया था, क्यू इक्वल टू ओमेगा R4 C4। ये
इक्वल टू में, और ये 1 अपॉन ओमेगा R4C4। ये छोटी छोटी टर्म है ना, वो डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि अगर तुम्हें वहाँ पे हेज ब्रिज का उन्होंने डायग्राम दे दिया, हेज ब्रिज का ये वाला डायग्राम दे दिया और डायरेक्ट क्यू फैक्टर निकाला, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डायरेक्ट हम वैल्यू लगा के आंसर निकाल सके। सेम इसका भी अपन फॉर्मूला होना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन में लगा के आंसर निकाल सके। अब थर्ड है हमारे पास ऑन ब्रिज। इसमें भी क्या मेजर कर रहे हैं, इंडक्टेंस को। इसमें क्या होता है कि दो अपने पास पहले तो ये दे रखे दो L और R1 दो वेरिएबल दे रखे दोनों टर्म्स, ठीक है। अब जो यहाँ पे अपने पास रेजिस्टेंस लगा होता था यहाँ पे C4 R4 और ये वाला नहीं होता, तो पहला तो अपने पास होता था हेज। इसमें क्या है L1 R1 और इधर सेकंड वाली जो ब्रांच है ना उसमें R2 के सीरीज में कनेक्ट कर दिया C2, और इधर ये थर्ड वाली फोर्थ वाली टर्म में C4 लगा दिया R4 की जगह, और R3 वाली टर्म R3 रही है। तो इनका R1 और L1 निकालेंगे तो R1 निकलेगा इसका C4 अपॉन C2 और डॉट R3, तो C4 R3 अपॉन R2, ये इसका क्या है R1। L1 क्या है इसका R2 R3 C4 है। क्यों इसका निकालना है हमको, तो ओमेगा L1 अपॉन R1, L1 और R1 की वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्यों निकाल सकते हैं। अब पहले इसमें देखेंगे ये चीज़ पहले कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ऑन ब्रिज का। इंडक्टेंस मेजर्ड बाय कंपेरिजन विथ वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर स्टैंडर्ड कौन से है, C2 और C4, ठीक है। इनका यूज करके हम क्या निकालते हैं इसमें, इंडक्टेंस में। अब इसके एडवांटेज पॉइंट देखो। अब इसमें कहीं भी तुम्हें फ्रीक्वेंसी दिख रही है क्या, ओमेगा नहीं दिख रहा ना, इन दोनों टर्म्स में नहीं, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी। सूटेबल किसके लिए होता है, मीडियम क्यू फैक्टर ऑफ कॉइल की, मीडियम टाइप की जो क्यू फैक्टर निकाला है उसके लिए कौन सा होता है, ऑन ब्रिज। हाई के लिए हेज ब्रिज, मीडियम उससे पहले था इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ओके। इसमें एक चीज टर्म्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चेंजिंग ऑफ रजिस्टेंस इंडक्टेंस होता है ऐसा हुआ, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस वाली। इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस को कौन से वाले ब्रिज से मेजर कर सकते हैं, वो है ऑन ब्रिज से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस को कौन से वाले ब्रिज से मेजर कर सकते हैं, तो वो है हमारे पास ऑन ब्रिज, ठीक है। R1 और L1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। अब इसके डिसएडवांटेज पॉइंट देखते हैं। ये वाली जो ब्रिज है ना, कौन सा ऑन ब्रिज, इसका कितना क्यू फैक्टर कितना निकल रहा है, इनको वैल्यू को पुट करके, तो ये वाली ओमेगा C4 से C4 कट जाएगा, R3 से R3 कट जाएगा, कितना बचेगा, C ऊपर चल जाएगा तो ओमेगा C2 R2 इसका क्यू फैक्टर हो जाएगा। इसका डिसएडवांटेज पॉइंट है कॉस्ट इज हाई बिकॉज वेरिएबल कैपेसिटर जो हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे। अब ये है हमारे पास एंडरसन ब्रिज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज है, इसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछेंगे, या तो हमारे पास ये वाला डायग्राम दे दिया डायरेक्ट ये वाला, तो इसको देखते ही तुम्हें पता लग जाना चाहिए कौन सा वाला ब्रिज है। ये है एंडरसन ब्रिज, और किस में यूज़ होता है, इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। अब ये नहीं पता कि कौन से वाले मतलब क्यू फैक्टर हाई वाले को करता है, मीडियम वाले को करता है, या हाई लो को करता है, ये नहीं पता। ये चीज़ हम पढ़ने के बाद देखते हैं। इसमें भी R1 और L1 को सीरीज में लगा दिया, ये R2 है, इसके सीरीज में R4 लगा दिया, और यहाँ पे R3 है। अब इसमें क्या है, ये तो अपने पास डिफ्लेक्टर जो G लगा हुआ है, इसी सीरीज में एक यहाँ से सेंटर पॉइंट से क्या लगा दिया, कैपेसिटर और एक वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। इसमें क्या है, एंडरसन ब्रिज कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम क्यू कॉइल व्हेन पुट। अब देखते हैं ये किस लिए होता है, मीडियम क्यू कॉइल को मेजर करने के लिए एंडरसन ब्रिज का यूज होता है। मीडियम वाले के लिए तो एंडरसन हो गया, ऑन हो गया, और इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज हो गया। हाई के लिए हो गया हेज ब्रिज, ओके। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे ना हम, तो इसमें जो R1 है ना वो क्या आएगा, R2 R3 R4। अभी तक हमने देखा कि R1 की जो वैल्यू है ना वो हमेशा सारे ब्रिज में सेम ही आ रही है। तो L1 को इसको पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, L1 इक्वल टू C जो सेंटर में लगाया था ना यहाँ पे, ये वाला जो अपन देख लेते हैं ऊपर, ये वाला C जो ये यहाँ पे दे रखा है, ये वाला C है ये, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे L1 इक्वल टू C मल्टीप्लीकेशन R3 अपॉन R1, कोष्टक में जो स्मॉल में R था डिफ्लेक्टर के, और ये है उन पास R4 प्लस R2 प्लस कोष्टक के बाद प्लस R2 और R4 को क्या कर दिया मल्टीप्लीकेशन में। अब जो लिंक रजिस्टर था ना अपना वेरिएबल वाला, उसको क्या कर दिया पुट 0। अगर इसको अगर 0 करेंगे तो ये बस ये टर्म बचेगी, तो ये हो जाएगा। तो L1 इक्वल टू C R3 अपॉन R4 मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा R2 और R4 से R4 कैंसिल हो गया, तो L1 क्या हो जाएगा हमारे पास, L1 R2 R3 और C, ठीक है। और R1 अपन पास ये हो गया। अब इसका क्यू फैक्टर निकालेंगे, तो क्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हमारा क्यू निकलेगा क्यू इक्वल टू ओमेगा L1 अपॉन R1। अब अपन पास ओमेगा L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R2 R3 C अपॉन R1 की वैल्यू है हमारे पास R2 R3
R4। ओके, ये देखिए अब इसमें कितना है हमारे पास R2, ये दोनों टर्म्स यहाँ कट जाएंगी तो बचा हमारे पास Q कितना हो जाएगा, ओमेगा R4 और C, जो C हमारे पास सेंटर वाला C जो इससे कनेक्ट करे, ये हमारा Q फैक्टर निकलेगा किसका, एडरसन का। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें देखेंगे हम मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर का। तो अभी तक हमने जो 4 ब्रिज देखे थे ना, वो किसके थे हमारे पास, इंडक्टेंस के। कौन कौन से, एंडरसन ब्रिज, ये किस लिए यूज़ करते हैं, क्यू मीडियम टाइप के क्यू फैक्टर को, ठीक है। इसके R1 और L1 की वैल्यू पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, और क्यू फैक्टर को पूछ सकते हैं। दूसरा ब्रिज है हमारा ऑन ब्रिज। ऑन ब्रिज का हम डायग्राम देख लो तुम, L1 और R1 दोनों सीरीज में है, और ये यहाँ पे क्या है, दो इन्वर्टर में C2 और C4 दो कैपेसिटर इसमें कनेक्टेड है, ठीक है। उससे पहले हमारे पास हेज ब्रिज, हेज ब्रिज का डायग्राम देख लो, मतलब C4 और R4 जो इंडक्टेंस में पैरेलल में होते हैं वो किस में, इसमें सीरीज में होते हैं। इसकी सारी कंडीशन हमने देख ली है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कैपेसिटेंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैपेसिटेंस का तुम देखो डायग्राम, अगर कोई भी हमें ऐसा डायग्राम मिल जाए, C और दो ये दे रहा है C1 और C2, और ये दो ब्रांच में हमारा R4 और R3 है, ठीक है, ये दे रखा है। ये ब्रिज कौन सा है, डी साउटी ब्रिज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें पता है कि भाई ये ब्रिज का नाम भी तो पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में कि इस ब्रिज का नाम क्या है, देखते ही तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। तो कौन सा ब्रिज है, डी साउटी ब्रिज। इसका जो ही सेम चीज़, ऐसे C1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R4 से, ठीक है। तो कैसे फॉर्मूला होता है इसका, 1/ओमेगा C1 मल्टीप्लीकेट कर रहे हैं R4 से, इक्वल टू 1/ओमेगा C2 इक्वल टू R3। इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो C1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, R4 अपॉन R3, मल्टीप्लिकेशन कितना है R4 C2 से, ठीक है। ब्रिज इज ओनली फॉर परफेक्ट कैपेसिटर, एयर और लॉस लेस कैपेसिटर। ये कंडीशन डी साउटी में ये वाला जो C निकलेगा ना, इसमें R तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि R तो कहीं दे ही नहीं रखा, ठीक है। ये उस केस में है जब अपने पास जो कैपेसिटर दे रखा है ना, परफेक्ट कैपेसिटर हो, उसमें एयर और लॉसलेस कैपेसिटर होना, मतलब कोई भी लॉस नहीं होगी, तो हम कौन सा लिखेंगे, डी साउटी में। अब डी साउटी में ऐसे दूसरा केस होता है कि अगर हमारे पास कैपेसिटर इम्परफेक्ट टाइप का है, तो डी साउटी ब्रिज जो है ना हमारे पास C1 R ये C2, इनको मॉडिफाइड करके एक दूसरा ब्रिज बनाते हैं, वो देखते हैं। ये हमारे पास है मॉडिफाइड ब्रिज, ये हमारा मॉडिफाइड ब्रिज है। तो इसमें देखें कि जो अपन पास C1 और C2 था, उनके सीरीज में क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस, ये R1 लगा दिया, यहाँ R2 लगा दिया, ठीक है, और सब सेम है। तो इससे वैल्यू निकालेंगे तो कैसे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके R1 इक्वल टू R2 R3 R4 है, C1 क्या निकलेगा इसमें, R4 C2 अपॉन R3, जो तो सेम उसमें ऊपर में भी यही सेम ही था, ये वाला तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, बट किसमें R1 की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, उसमें जो इंडक्टेंस का क्यू निकालने का फॉर्मूला था ओमेगा L1 अपॉन R1 था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कैपेसिटर में क्यू निकालने का फॉर्मूला था ओमेगा C1 R1, ठीक है। इसमें C1 और C1 की वैल्यू कितनी, ये वाली, R1 की वैल्यू ये, इन दोनों को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, क्यू। तो ये हमारे पास इनको पुट करा ओमेगा R1 C1, तो इसका हमारे पास जो कटपिट के आंसर आया क्या आया, ओमेगा R2 C2, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्रिज इज ओनली बैलेंस फॉर इम्परफेक्ट कैपेसिटर, और लॉसी कैपेसिटर के लिए ये वाला यूज करते हैं, मॉडिफाइड डी साउटी ब्रिज। अब नेक्स्ट देखते हैं हम शेयरिंग ब्रिज, ठीक है। तो इसका एक तो डायग्राम पहले ही पता लगे, उसमें तो दो कैपेसिटर थे, दोनों ये वाले, तो इसमें भी कैसा है, C1 C2 सेम हो रहा है उसमें भी। इसमें क्या है, जो R4 था ना, इसके पैरेलल में एक एडिशनल में पैरेलल में कैपेसिटर निकाल दिया जिसका नाम है C4, ठीक है। और R1 ये सेम रहेगा R3 बस, ठीक है। तो इनको जो क्रॉस करके इनका जो वैल्यू निकालेंगे ना, तो इनका वैल्यू कितना है, C1 की वैल्यू सेम रहेगी है, तो C1 की वैल्यू कितनी है, R4 मल्टीप्लिकेशन C2 अपॉन R3। R1 की वैल्यू कितनी है, C1 की तो वैल्यू ये रही, R1 की वैल्यू C2 ये C4 अपॉन C2 मल्टीप्लिकेशन R3, ठीक है। ये दोनों C1 और R1 की वैल्यू है। इसका क्यू फैक्टर निकालेंगे तो क्यू फैक्टर की वैल्यू मतलब वही ओमेगा C1 और R1 की वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो इसका आया ओमेगा C4 R4, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल पे शेयरिंग ब्रिज वर्क करता है, क्या क्या चीज़ हम शेयरिंग ब्रिज से मेजर कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, डायग्राम के देख के क्या चीज़ें, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में। फर्स्ट हम देखते हैं यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर। तो एक तो शेयरिंग ब्रिज का यूज होता है कैपेसिटर को मेजर करने के लिए, ऐसे ही डी साउटी का भी किस लिए यूज होता है, कैपेसिटर को मेजर करने के लिए। डी साउटी जो नॉर्मल वाला होता है वो किसके लिए क्या मेजर करता है, इम्परफेक्ट कैपेसिटर को, बट जो मॉडिफाइड वाला क्या करता है, इम्परफेक्ट कैपेसिटर को, ओके। अपने पास शेयरिंग ब्रिज से डिसिपेशन फैक्टर भी इससे डिसिपेशन फैक्टर भी निकाल सकते हैं और निकाला जाता है। तीसरा पॉइंट, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस।
कोई जगह अपने दो ये अपने पास जैसे कि वुडन लकड़ी है, यहाँ पे कोई सप्लाई दे दी है, मतलब डाइलेक्ट्रिक जिसमें कोई सप्लाई पास नहीं हो रही है, तो यहाँ पे चार्जेस यहाँ आ जाएंगे। तो इनका जो लॉसेस हो रहे हैं डाइलेक्ट्रिक का, वो भी किससे निकालते हैं अपन? शेयरिंग ब्रिज से, क्योंकि ये एज ए कैपेसिटर बिहेव करने लग जाता है। रिलेटिव परमिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक है ना बीच में ये वाला, ये क्या बोलते हैं इंसुलेटर का, तो उसकी रिलेटिव परमिलिटी निकालने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं हम? शेयरिंग ब्रिज का। इसका क्यू फैक्टर ने देख लिया। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द लोड यूनिट आर्म्स, जो अपने पास यूनिट आर्म्स है नहीं, यहाँ पे दे रखी है ये वाली C1 R1 R4 C1, उनकी आर्म्स, उनको बैलेंस करके क्या निकालते हैं हम? इसका प्रिंसिपल है बैलेंसिंग वाला, ठीक है। दूसरा है प्रॉपर्टी इंसुलेटर, बुशिंग इंसुलेटर, ऑयल ETC, मतलब ये है कि जो शेयरिंग ब्रिज है ना, उससे हम क्या क्या चीज़ें और निकाल सकते हैं। किसी भी इंसुलेटर की प्रॉपर्टी निकालनी है तो कौन सा ब्रिज यूज़ करेंगे? शेयरिंग ब्रिज करेंगे। बुशिंग का इंसुलेटर निकालना है कि कितना इंसुलेटर हमारे इस बुशिंग में लगा है कि ये ब्रेक ना हो, तो भी हम वो किससे चेक करेंगे? शेयरिंग ब्रिज से करेंगे। मॉडिफाइड और डिसआउटी हमने देख लिया। अब लास्ट ब्रिज बचा है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसका नाम है वेन ब्रिज। अब इसको देखते हैं ये क्या है। इसमें देखते हैं, एक तो R1 के जो अभी तक C था ना, वो सीरीज में था, इसमें क्या है? पैरेलल में है। तो एक तो यूनिक, यहाँ देखना डायग्राम डायरेक्ट पूछेगा कि ये कौन सा ब्रिज है, तो वेन ब्रिज की कुछ आइडेंटिफिकेशन देख लो। तो R1 के पैरेलल में क्या है? C1, और R2 और C2 क्या है? सीरीज में। इनके क्रॉस में इधर क्या है? R4 और R3। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/, इससे जो निकालेंगे 1/2π अंडर रूट में R1 ये रहा, R2 ये रहा, R1 R2, C1 C2 ये, ठीक है। और R4 जो वाली R1 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला है R4/R2 इक्वल टू R3/R1 प्लस C1/C2। ये इसका फॉर्मूला निकाल दिया अपन ने, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं कि अगर हमारी C2 और C1 की वैल्यू अगर बराबर है, उस केस में हमारे पास क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? इनको निकालेंगे तो ये R² हो जाएगा और C² हो जाएगा, अंडर रूट में बाहर निकलेगा तो, और RC बच जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या बचेगी? F इक्वल टू 1/2π RC। ऐसे ही सेम यहाँ ये इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं, इनको भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज कहाँ है, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। अब फर्स्ट देखते हैं कि ब्रिज इज मोर सेंसिटिव टू हार्मोनिक्स। अगर कोई भी ब्रिज में हार्मोनिक आ रही है, मतलब फ्रिक्वेंसी तो हार्मोनिक की बात होती है, तो अगर इसमें किसके लिए हार्मोनिक्स, मतलब फ्लक्चुएशन जो आ रहे हैं ना, हार्मोनिक्स कोई डिसएडवांटेज, वो चीज़ के लिए कौन सा ब्रिज यूज कर रहे हैं? वेन ब्रिज। यूज इन नॉच फिल्टर, अगर नॉच फिल्टर में कौन सा ब्रिज यूज कर रहे हैं तो कौन सा है? वेन ब्रिज। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर करना है किसी भी हार्मोनिक किसी भी वेव फॉर्म में, तो किसका यूज करते हैं? वेन ब्रिज का। ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज निकालनी है तो क्या यूज करते हैं? वेन ब्रिज का। ऑक्सीलेटर यूज फॉर मेजरमेंट फ्रिक्वेंसी, और ऑक्सीलेटर कोई भी यूज करते हैं कहाँ से कौन सी रेंज? 100 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज तक। ऑल्सो यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर, और एक ऐसा ब्रिज है जो फ्रिक्वेंसी और कैपेसिटर दोनों के लिए काम करता है, वो कौन सा ब्रिज है? वेन ब्रिज। अब देख लो, वेन ब्रिज की हमने डायग्राम देख लिया। C1 और R4 क्या है? पैरेलल है। C2 इसके इधर साइड में, अगर दो ब्रिज ऐसे दे रखा है डायग्राम और डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पूछे तो अपन डायरेक्ट 1/2π R1 R2 C1 C2 का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें पास ये सब वैल्यू दे रखी है, R4 की निकालनी है, तो R2 को इधर मल्टीप्लाई करके और वैल्यू दे रखी होगी, उससे निकाल सकते हैं। अगर सारी वैल्यू इक्वल है और तब निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी का F इक्वल टू 1/2π RC, और डायरेक्ट ये पूछेंगे डायग्राम देके ये कौन सा ब्रिज है, तो वेन ब्रिज, ठीक है। अब हमारे पास आया शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज में R1 और C1 दोनों सीरीज में है, और इससे कनेक्ट करा अपने पास C2 के पैरेलल में है R3, और इसके पास में कनेक्ट है R4 और C4 जो पैरेलल में एक दूसरे के। उसके C1 और R1 की वैल्यू निकाल दी, उससे क्यू फैक्टर निकालेंगे, इनको याद रख लेना। एंड उससे पहले मॉडिफाइड डिसआउटी ब्रिज, उसका डायग्राम देख लो। इसमें R4 के पे कोई पैरेलल में कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ यही वाला डायग्राम है, ठीक है। इसमें R1 और R2 दोनों को कनेक्ट करा, जिससे कि क्या है मॉडिफाइड वाला है, मतलब इम्परफेक्ट कैपेसिटर को मेजर कर सकता है। इसमें भी क्यू फैक्टर इसके R1 और C1 की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी पहले। डिसआउटी सिंपल, मतलब ये परफेक्ट कैपेसिटर को मेजर करने का काम है, ये हम शॉर्ट रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। एडरसन ब्रिज का, जो अगर कोई भी डायग्राम दे रखा है जिसमें ये लिंक रेजिस्टेंस वेरिएबल ये दे रखी है और कैपेसिटर बीच में लगा हुआ है, तो वो कौन सा? एडरसन ब्रिज है, मीडियम क्यू फैक्टर को मेजर करने के लिए। ऑन ब्रिज में क्या होता है? R1 और L1 तो सीरीज में है, सेकंड वाली ब्रांच में R2 और C2 सीरीज में, और एक R4 फोर्थ ब्रांच में लगाए हुए हैं, तो ये हमारे पास ऑन ब्रिज हो गया। हेज ब्रिज में क्या है? R1 और L1
इसके एंटी पैरेलल में दूसरी साइड में ब्रांच में क्या है, R4C4 सीरीज में लगी हुई है, 2 नॉर्मल ब्रांचेज हैं। और उससे पहले आपके पास क्या है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। इसमें क्या है कि जो अपन पास अब हेज ब्रिज में जो R4C4 सीरीज में लग रहे हैं ना, इसमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, और इनके R1 और L1 की वैल्यू दे रखी है, वो तुम देख लेना। और अगर नहीं दे रखी है तो तुम निकाल भी सकते हो इक्वेशन को बैलेंस करके। अब जो लास्ट बचा हमारे पास क्या है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। और इसमें क्या है, सबसे बड़ा लॉस है इसमें कि क्यू फैक्टर है ना, वो इसमें मेजर ही नहीं कर सकते अपन, तो ये इसकी वजह से हम क्या है, इसका यूज़ नहीं करते। हम यूज़ करते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस और हेज ब्रिज इन सब का, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसकी PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी होगी टेलीग्राम की, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।